सत्ता की साझेदारी सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना। पर आज हम इसे समझेंगे, वो भी दो बहुत ही अलग अलग देशों की कहानियों के जरिए। और ये भी जानेंगे कि यही एक चीज किसी देश को कैसे बना सकती है और कैसे बिगाड़ भी सकती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि क्या सत्ता को शेयर करने का मतलब पावर को बांटना है? और क्या पावर बांटने से देश कमजोर हो जाता है? ये एक बहुत आम सोच है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि इसमें आखिर सच्चाई कितनी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दो लोकतंत्रों की। ये दो छोटे छोटे देश हैं, पर उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। और वो चुनौती थी अपनी आबादी में मौजूद अलग अलग जातियों और भाषा के लोगों को एक साथ लेकर चलना। ये है बेल्जियम और श्रीलंका। देखने में तो ये दोनों ही छोटे देश लगते हैं, है ना? पर इनकी आबादी, मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं, उनकी बनावट काफी पेचीदा है। तो पहले बेल्जियम की बात करते हैं। यहाँ का हिसाब किताब बड़ा मज़ेदार है। करीब 59% लोग डच बोलते हैं, जिन्हें फ्लेमिश कहते हैं, और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो वालून इलाके में रहते हैं। बचा हुआ 1% जर्मन बोलता है। मतलब कोई एक ग्रुप पूरी तरह से हावी नहीं है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है राजधानी ब्रुसेल्स में। पूरे देश में तो डच बोलने वाले ज्यादा हैं, पर राजधानी में वो सिर्फ 20% हैं, यानी माइनॉरिटी। और वहीं जो फ्रेंच बोलने वाले पूरे देश में माइनॉरिटी हैं, वो राजधानी ब्रुसेल्स में 80% के साथ मेजॉरिटी में है। इसी उल्टे समीकरण ने वहां तनाव पैदा किया। अब जरा श्रीलंका पर नजर डालते हैं। बेल्जियम से कहानी यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ मामला काफी एक तरफा है। आबादी में 74%। सोचिए, 74% सिंगली बोलने वाले लोग हैं, मतलब साफ साफ मेजॉरिटी। और 18% तमिल बोलने वाले हैं। तो सवाल यह है कि श्रीलंका ने क्या किया। उन्होंने जो रास्ता चुना उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। आसान भाषा में कहें तो हम ज्यादा हैं तो हमारी ही चलेगी वाला रास्ता। तो ये बहुसंख्यकवाद आखिर है क्या? देखिए, ये एक सोच है। एक ऐसी सोच कि जो समुदाय गिनती में ज्यादा है, उसे देश पर अपनी मर्जी से राज करने का हक है। और इस चक्कर में जो लोग गिनती में कम हैं, यानी अल्पसंख्यक, उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। और आज़ादी के बाद श्रीलंका में हुआ भी ठीक यही। देखिए, 1956 में एक कानून आया जिसने सिंहली को देश की इकलौती ऑफिशियल भाषा बना दिया। फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन हो या सरकारी नौकरी, हर जगह सिंहलियों को तरजीह मिलने लगी। इतना ही नहीं, नए संविधान में ये भी लिख दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी। अब जाहिर है इन सब कदमों का असर तमिलों पर पड़ना ही था। उन्हें लगने लगा कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में हर जगह भेदभाव हो रहा है। उनके राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे हैं, और जब भी वो अपने हक की बात करते, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। एक तरफ श्रीलंका में ये सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ बेल्जियम ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक मुश्किल रास्ता, लेकिन समझौते का रास्ता, जिसे हम कह सकते हैं सबको साथ लेकर चलने का रास्ता। बेल्जियम के नेताओं ने ये बात समझी कि उनके देश में अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, और सबको साथ रखना जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने जो किया वो कमाल का था। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान को एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 4 बार बदला। और उनका जो मॉडल निकल कर आया वो वाकई में बहुत अनोखा था। देखिए, पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्री बराबर बराबर होंगे। दूसरा, राज्यों को बहुत सारी पावर दी गई और वो केंद्र के नीचे काम नहीं करेंगे। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों तरफ के लोग बराबर थे। और चौथा, जो सबसे अलग था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनी जो हर भाषा के लोगों के कल्चरल और एजुकेशनल मामले देखती थी। तो दो देश, दो अलग अलग रास्ते, इनके अंजाम क्या हुए? एक तरफ नतीजा था युद्ध, और दूसरी तरफ एकता। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का सार है। श्रीलंका, जहां मेजॉरिटी ने अपनी ताकत दिखाई, सत्ता शेयर करने से मना कर दिया, वहां क्या हुआ? अविश्वास, झगड़े और आखिर में एक भयानक गृह युद्ध। और दूसरी तरफ बेल्जियम, जहां नेताओं ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा, मिलकर एक रास्ता निकाला, वहां देश बंटने से बच गया। वहां आई एकता और स्थिरता। और बेल्जियम की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसके हेडक्वार्टर्स के लिए ब्रुसेल्स को चुना गया। ये उनकी एकता और स्थिरता पर एक बहुत बड़ी मोहर थी। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है?
आखिर ये सत्ता की साझेदारी काम क्यों करती है? इसके पीछे दो बड़े और मौलिक कारण हैं। पहला कारण है जिसे हम कहते हैं युक्तिपरक, मतलब ये एक प्रैक्टिकल और समझदारी वाला फैसला है। जब सत्ता बटी होती है तो अलग अलग ग्रुप्स के बीच झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है। इससे देश में शांति बनी रहती है और राजनीतिक अस्थिरता का खतरा टल जाता है। सीधी सी बात है, ये एक स्मार्ट मूव है। जैसा कि ये बात कहती हैं, बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए दमनकारी नहीं होता, यह अक्सर बहुसंख्यक को भी नुकसान पहुंचाता है। यह बात बहुत गहरी है और सोचने वाली है। और दूसरा कारण, जो शायद इससे भी ज्यादा गहरा है, वो है नैतिक। सत्ता की साझेदारी असल में लोकतंत्र की आत्मा है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। एक अच्छी और जायज सरकार वही होती है जिसमें हर नागरिक को लगे कि इस सिस्टम में उसकी भी हिस्सेदारी है, उसकी भी आवाज सुनी जाती है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है, तो फिर एक सरकार की उन लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया? इस पर सोचने की ज़रूरत है।